आज का हमारा टॉपिक होगा द पाथ टू कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि किस प्रकार से भारत का संविधान हमारा बना है ना, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग पिछले क्लास में ये जान चुके हैं कि हमारे सामने बहुत अलग अलग प्रकार का समस्या था। उन समस्याओं को पार करते हुए हमारा संविधान किस प्रकार से आगे बना, इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। कहाँ कहाँ से हमको आइडिया मिला संविधान को बनाने के लिए। इस टॉपिक को शुरुआत करने के लिए हम पहले बता दे रहे हैं कि भारत के संविधान को बनाने के लिए अलग अलग कंट्री से हम लोगों ने आइडिया लिया था, चुराया नहीं था, केवल आइडिया लिया है ना। चलिए इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले लिखा हुआ है कि 1928 मोतीलाल नेहरू, शिखा कुमारी, हु वाज मोतीलाल नेहरू? पता है बट याद नहीं है, ये कौन सा बात हुआ भाई? फादर ऑफ जवाहरलाल नेहरू। ओके ठीक है, सुनो। तो 1928 में मोतीलाल नेहरू एंड 8 अदर कांग्रेस लीडर्स ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया। 1928 का ये बात है। कांग्रेस के, हालांकि कांग्रेस पार्टी जो था हमारा इंडिया का सबसे पुराना पार्टी है ना, उसमें हमारे बहुत बड़े बड़े एकदम दिग्गज लीडर हैं थे उस समय पे। दिग्गज मतलब बहुत अच्छे खासे नॉलेजेबल इंसान है ना। तो उसमें हमारे एक मोतीलाल नेहरू भी थे, जवाहरलाल नेहरू के पिताजी, वो भी थे। इसके साथ ही साथ 8 और कांग्रेस लीडर ऐसे थे जिन्होंने भारत का संविधान किस प्रकार का होना चाहिए वो एक ढांचा उन्होंने बनाया था। फाइनल नहीं था, सुनिएगा ध्यान से। वो उन्होंने जो संविधान बनाया ये बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको मालूम चलेगा आगे बाद में चल के। मोतीलाल नेहरू के साथ साथ जो कांग्रेस के और 8 लीडर थे, बहुत इंपॉर्टेंट लीडर, उन सभी ने भारत का संविधान कैसा होना चाहिए उनका केवल एक ढांचा बनाया था, यानी कि थोड़ा सा एक नमूना दिया था लोगों के सामने कि ऐसा हमारा भारत का संविधान होगा, लेकिन वो फाइनल नहीं था। अभी आगे बढ़ते हैं। फिर इन 1931 कराची सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस फोकसेस ऑन हाउ इंडिपेंडेंट इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन शुड लुक लाइक। उस समय पे ना कांग्रेस, जो हमारे भारत का पार्टी था, इंडियन नेशनल कांग्रेस उसका पूरा नाम है, वो अलग अलग जगह पर अपना सेशन करता रहता था, यानी कि अलग अलग जगह पर मीटिंग करता रहता था, लोगों के सामने जाता था, अपने पार्टी के बारे में बताता था, इंडिया के स्ट्रगल के बारे में बताता था, इंडिया किस प्रकार से इंडिपेंडेंट होगा लोगों को बताता था। यानी कि आप मोटा मोटी आप ये कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी अलग अलग जगह घूम घूम के लोगों को जागरूक करता था किस प्रकार से आप अंग्रेजों के खिलाफ लड़िए, है ना। अब यहाँ पे 1931 में 1931 में कांग्रेस का एक सेशन हुआ, यानी कि एक मीटिंग हुआ। कहाँ पे? कराची में। और ये कराची अभी कहाँ है? पाकिस्तान में है। उस समय पे बंटवारा नहीं हुआ था जिस समय का हम लोग बात कर रहे हैं। बंटवारा तो हमारा 1947 में हुआ ना, 1947 में इंडिया पाकिस्तान का। अरे भाई मतलब बंटवारा मतलब आज़ादी समझ लीजिए। जैसे सुनिए ध्यान से, पाकिस्तान अपना इंडिपेंडेंस डे 14 अगस्त 1947 को मनाता है और इंडिया 15 अगस्त 1947 को मनाता है, यानी कि एक दिन बाद हम लोग मनाते हैं, एक दिन पहले वो मनाता है। डिफरेंस है थोड़ा सा, इसके लिए थोड़ा सा लंबा कहानी है, कभी मौका मिलेगा तो बता देंगे। मेनली जो आज़ादी का जो फ़र्क है ना, पार्टीशन का जो मेनली फ़र्क है वो आधे घंटे का फ़र्क है, 30 मिनट का, 30 मिनट का फ़र्क है। आपको क्या लग रहा होगा कि 30 मिनट में सारा लोग पाकिस्तान चला गया होगा? बंटवारा का मतलब ये नहीं है। बंटवारा का मतलब ये है कि एक मीटिंग हुआ था जिसमें कि ये डिसीजन लिया गया कि इंडिया और पाकिस्तान अलग होगा, है ना। उसमें 30 मिनट का फ़र्क है, कभी समय मिलेगा तो उसके लिए भी हम बता देंगे, ठीक है ना। खैर अभी सुनिए यहाँ पे ध्यान से। तो पहली बात आपने क्या सीख लिया कि मोतीलाल नेहरू और 8 कांग्रेस के अलग अलग लीडर एक ढांचा तैयार किया, किसके लिए? इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। इसके साथ ही साथ 1931 में कराची में, आज कराची पाकिस्तान में है, ठीक ना, पहले नहीं था, पहले सब एक ही था उस समय पे। तो उस समय पे कांग्रेस का सेशन हुआ कराची में और वहाँ पे कांग्रेस ने ये कहा, वहाँ के लोगों में जो मीटिंग जो हुआ, वहाँ के लोगों के सामने ये रखा कि किस प्रकार से हमारा भारत का संविधान बनना चाहिए, कैसा हमारे भारत का संविधान होना चाहिए। वहाँ पे कांग्रेस ने अपना आइडिया रखा। देखिए यहाँ पे 2 इम्पॉर्टेंट हिस्ट्री है, 2 इम्पॉर्टेंट बात है, यही दोनों आगे चल के आपको समझना पड़ेगा। पहला मोतीलाल नेहरू वाला केस, उन्होंने एक ढांचा रख दिया, और जब कांग्रेस का सेशन हुआ लाहौर में, सॉरी कराची में, तो वो पेपर उनको दिखा दिया कि देखो हमारा संविधान इस प्रकार का होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर बोथ दीज डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे डॉक्यूमेंट क्यों कहा गया? बोथ दीज डॉक्यूमेंट, कौन सा 2 डॉक्यूमेंट? एक मोतीलाल नेहरू वाला
1928 वाला और एक 1931 वाला कराची वाला सेशन, इसी को कहा गया दो डॉक्यूमेंट, दो मीटिंग कह लीजिए आप मेनली, है ना। तो वे आर कमिटेड टू द इंक्लूजन ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। इन दोनों डॉक्यूमेंट से, इन दोनों प्रस्ताव से, जो कि मोतीलाल नेहरू ने दिया था 1928 में, और कराची सेशन में जो भी बात हुआ, इससे हमको ये मालूम चला कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या बेसिक चीज़ें होने चाहिए। हालांकि हम बार बार बोल रहे हैं अभी फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, लेकिन उस फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन में बनने में क्या क्या चीज़ ऐसा होना चाहिए जो कि बेसिक होगा, जो हर किसी को मिलेगा। वो क्या था सुनिए ध्यान से। पहला क्या है? पहला है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, मतलब कि हर किसी को वोटिंग राइट मिलेगा। समझ में आ रहा है? चाहे वो मेन हो चाहे वो वोमेन हो, कोई डाउट इसमें? तो इन दो डॉक्यूमेंट से, इन दो मीटिंग से आप कह लीजिए 1928 वाला और 1931 वाले से ये कंक्लूजन निकला कि हमारा भारत का संविधान आगे जाके जो भी बनेगा उसमें से कुछ बेसिक राइट जो है वो पहले हम लोग तय कर लेते हैं। तो पहला क्या निकला? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी कि इसका मतलब ये होता है वोटिंग राइट, मेनली मैन एंड वुमेन दोनों। पहला ये था। दूसरा क्या निकला? राइट टू फ्रीडम एंड इक्वालिटी। दूसरा आप कह सकते हैं राइट टू फ्रीडम, यानी कि हर किसी को आज़ादी है, आज़ादी का हक सभी को है। उसके बाद आप तीसरा कह सकते हैं राइट टू इक्वालिटी, बराबरी का, हर कोई आपस में बराबर होंगे, है ना, ये हो गया तीसरा। चौथा आप कह सकते हैं एंड टू प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज, जो अल्पसंख्यक हैं, यानी कि जिनका संख्या भारत में ज़्यादा नहीं है। जैसे भारत में क्रिश्चियन का संख्या बहुत कम है, लेकिन है ना, वो भी भारत के निवासी है ना। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भारत के माइनॉरिटीज़ को, यानी कि जो अल्पसंख्यक हैं, उनको भी प्रोटेक्ट करने के लिए उस संविधान में प्रस्ताव लाया गया था। ठीक है। उसके बाद इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, यानी कि ये कुछ यहाँ पे ऐसे बेसिक से चीज़ें थे जो कि भारत के संविधान आगे चल के जो बनेंगे उसमें ये कुछ बेसिक सा चीज़ें होगा। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। लेकिन जब हमारा संविधान बन रहा था, जब हमारा संविधान तैयार हो रहा था, तो हम लोगों ने अलग अलग जगह से अलग अलग चीज़ों से एक्सपीरियंस लिया, और उस एक्सपीरियंस को हमने कहाँ डाल दिया? अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया, जिससे आज हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है भारत का, वर्ल्ड का बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है, वर्ल्ड का बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि सारे वर्ल्ड में जो जो अधिकार हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कुछ लिखा हुआ है, उन सभी का मिक्सचर है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आगे आपको चल के मालूम चलेगा, इसी लेक्चर में मिलेगा, ठीक ना। तो हम लोगों ने अपने संविधान को बनाने के लिए कहाँ कहाँ से आइडिया लिया, क्या क्या आइडिया लिया, इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, चलिए क्या है देखिए। सबसे पहला, द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ऑफ कॉलोनियल रूल हेल्प्ड अ लॉट टू डेवलप आवर इंस्टीट्यूशनल डिजाइन, यानी कि जो अंग्रेज यहाँ पे अपना रूल कर रहे थे कॉलोनी बना के, आपको मालूम होगा कि अंग्रेज यहाँ पे कैसे रूल करते थे? कॉलोनी बना के, मतलब कि वो एक एरिया फिक्स कर देते थे, वहाँ पे किसी को गवर्नर जनरल बना दिया, है ना, किसी को गवर्नर बना दिया इस प्रकार से, किसी को वहाँ का डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बना दिया इस प्रकार से। तो वो कॉलोनी बना के रूल करते थे, और जो तरीका था रूल करने का अंग्रेज़ों का, उससे हमको बहुत कुछ सीखने को मिला। आपको लग रहा होगा कि सर अंग्रेज़ों का तरीका तो रूल करने का बहुत ही गलत था, वो तो लोगों को टॉर्चर करता था। नहीं, हमको ना हमेशा अंग्रेज़ों के बारे में बुराई ही बताया गया है, कभी अच्छाई बताया ही नहीं गया। क्या अंग्रेज़ों के पास केवल बुराई था क्या भारत में? बिल्कुल भी नहीं। हमसे भी कोई पूछे कि अंग्रेज़ों के बारे में, केवल बुराई के बारे में, तो मेरे मुंह से कभी बुराई निकल ही नहीं सकता। बुराई तो निकलेगा, अच्छी बात है, उन्होंने किया था तो वो निकलेगा, लेकिन कभी भी हमारे सामने ना अंग्रेज़ों का अच्छाई नहीं बताया जाता। आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि हमारा जो संविधान बना है ना, वो बहुत कुछ हमने सीखा है अंग्रेज़ों के रूल करने के तरीके से, अभी मालूम चलेगा आपको। लेकिन अभी फ़िलहाल आप ये जान लीजिए कि अंग्रेज़ जिस तरीके से हम लोगों के ऊपर शासन करता था, हमारे ऊपर रूल करता था, उससे हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला, और उसी सीख को, उसी एक्सपीरियंस को हमने अपने संविधान में डाल दिया, जिससे कि आज वर्ल्ड का बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पास है। जानते हैं क्या क्या सीख मिला हमको? ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है। पहला क्या है? द ब्रिटिश रूल हैड गिवन वोटिंग राइट्स ओनली टू अ फ्यू। जब यहाँ पे अंग्रेज़ों का शासन था ना, तो अंग्रेज हर किसी को वोटिंग राइट नहीं दिया था भारत में। तो उससे हमको क्या सीख मिला? हमको ये सीख मिला कि जो हमारा भारत का संविधान होगा उसमें हर किसी को वोटिंग राइट मिलेगा।
अंग्रेजों ने वोटिंग राइट किसी को नहीं दिया था। ये क्या है, अंग्रेजों का ड्रॉबैक है, लिमिटेशन है। लेकिन भारत के लोगों ने क्या कहा कि अंग्रेजों ने वोटिंग राइट सबको नहीं दिया, लेकिन हम अपने संविधान में वोटिंग राइट सबको देंगे। तो पहला सीख यहाँ से हमको मिला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद द ब्रिटिश हैड इंट्रोड्यूस्ड वेरी वीक लेजिस्लेचर। अंग्रेजों का जो तौर तरीका था करने का काम, जो तरीका था उनका, बड़ा ही एकदम लचर पचर का था, मतलब उतना खास अच्छा नहीं था। उनका जो लेजिस्लेचर का मतलब होता है कि ऐसा बॉडी जो कि नियम कानून बनाता है। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स जिस प्रकार से अपना नियम कानून बनाते थे, वो तरीका उनका बड़ा ही थोड़ा सा वीक था, कमज़ोर था। लेकिन इंडियन ने कहा कि हम अपने संविधान में लेजिस्लेचर जो है वो वीक नहीं रखेंगे, बहुत ही पावरफुल रखेंगे, बहुत अच्छा रखेंगे। इसीलिए आज आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 3 बॉडी मिलेगा गवर्नमेंट का। पहला लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। तो दूसरा सीख क्या मिलेगा अंग्रेजों के से हम लोगों को? अंग्रेजों से हमको दूसरा सीख ये मिला कि हम लोगों को अपने संविधान में लेजिस्लेचर को, यानी कि जो हमारा नियम कानून बनाएगा, उसको कमज़ोर नहीं रखना है, उसको बहुत पावरफुल बनाना है। वो जो एक बार नियम कानून बना देगा वो सारे कंट्री पे लागू होगा। हाँ, वो फाइनल होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, उसमें बदलाव किया जा सकता है। समझ रहे बात को? ये दूसरा सीख था। तीसरा सीख क्या है? इलेक्शंस were held in 1937 to provincial legislature and ministries all over British India. These were not fully democratic government. अंग्रेजों के शासन काल में 1937 में भारत में वोटिंग राइट हुआ, यानी कि वोटिंग हुआ था अंग्रेजों के लिए, वोटिंग राइट हुआ था। और वो वोटिंग राइट नहीं, वो वोटिंग मेनली चुनाव हमारा इस प्रकार का था कि अंग्रेजों ने उस समय में घोटाला कर लिया था। देखिए, आपको क्या लगता है कि अंग्रेजों का केवल भारत में जो कंट्रोल था, तो क्या केवल वही सरकार चला रहे थे क्या? नहीं, अंग्रेजों के साथ हमारे कुछ ऐसे लोग भी मिले हुए थे जो कि अंग्रेजों के साथ मिल के इंडिया को चला रहे थे। यानी कि अंग्रेजों के गवर्नमेंट में हमारा इंडियन लोग भी शामिल थे जो कि इंडिया को आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे। तो यहाँ से आपको क्या मिला? तीसरा सीख ये मिला कि जब 1937 में भारत में वोटिंग हुआ, चुनाव हुआ, तो वो चुनाव अंग्रेजों ने गलत तरीके से जीत लिया था। बस समझ रहे हैं? वही यहाँ पे लिखा हुआ था कि दीज वे आर नॉट फुल्ली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। जो सरकार बना था वो पूरी तरीके से डेमोक्रेटिक नहीं था, यानी कि डेमोक्रेसी उसमें दूर दूर तक नज़र नहीं आता था। तो यहाँ से भारत के लोगों ने ये सीख लिया कि हम जो भी वोटिंग करेंगे भारत में आने वाले समय में, वो पूरी तरीके से क्या होगा? डेमोक्रेटिक होगा, यानी कि पूरी तरीके से अच्छे तरीके से होगा। ये हमारा तीसरा सीख था। आगे चौथा सीख क्या था? चौथा सीख ये था कि द एक्सपीरियंस गेन्ड बाय इंडियंस इन द वर्किंग ऑफ द लेजिस्लेचर इन लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशंस प्रूव्ड टू बी वेरी यूजफुल फॉर द कंट्री इन सेटिंग अप इट्स ओन इंस्टीट्यूशन एंड वर्किंग इन दैम। तो जो लोग अंग्रेजों के साथ मिलकर काम कर रहे थे, उसके सरकार में उनको मदद कर रहे थे, जो भी लोग, उनको यहाँ से ये आइडिया मिला कि किस प्रकार से देश को चलाना है। क्योंकि देखिए, यदि आप जैसे मान लीजिए कि आप पढ़ने में तेज नहीं है ना, लेकिन यदि आप ऐसे बच्चों के बीच में बैठते हैं जो कि पढ़ने में ठीक ठाक हैं, अपना टाइम से होमवर्क करते हैं, असाइनमेंट करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं, तो आपके अंदर भी वो सीख आ जाएगा कि वो इंसान किस प्रकार से कर रहा है। बात समझ में आ रहा है? तो वही जो भारत के लोग उसके साथ मिलकर कुछ काम कर रहे थे, अपना गवर्नमेंट में जो हिस्सेदारी किए थे, उनको वहाँ से ये सीख मिल गया, वहाँ से वो ये आइडिया चुरा लिए कि किस प्रकार से अंग्रेज अपना शासन चलाता है, कैसे हम लोगों को क्या करना है जो कि हमारा किसी भी प्रकार का ये फेल ना हो जाए कॉन्स्टिट्यूशन। समझ रहे बात को? तो ये चौथा सीख था, सरकार किस प्रकार से चलाना है, ये वहाँ से उन्होंने सीख लिया। चौथा सीख ये था हमारे लिए। पाँचवा सीख क्या है? देखिए ध्यान से, दैट इज वाई द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड मैनी इंस्टीट्यूशनल डिटेल्स। इनके साथ साथ हम यहाँ से हम लोग ये कह सकते हैं कि जब हमारा भारत का संविधान बना होगा तो हम लोगों ने अलग अलग फील्ड से अलग अलग आइडिया लेकर अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाला, है ना। आगे, एंड प्रोसीजर्स फ्रॉम कॉलोनियल लॉज लाइक द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया आपके सामने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अंग्रेज ना यहाँ पे अलग अलग नियम कानून लाते रहते थे, है ना। तो यहाँ से आपको ये समझ में आ गया, अंग्रेजों के द्वारा हमको ये बहुत कुछ सीखने को ऐसा मिला जिससे कि हमारा संविधान बाद में चल के बहुत ही अच्छा साबित हो गया। ये अभी फिलहाल आपको अंग्रेजों से सीख मिल रहा है, आगे देखते हैं किससे सीख मिलता है हम लोगों को।
और किससे सीखने को मिलेगा, क्या सीखने को मिलेगा और किस प्रकार से हम अपने संविधान में और कुछ नया ऐड कर सकते हैं, इसके बारे में जानते हैं। देखिए दूसरा सीख क्या है, दूसरा सीख है कि आवर लीडर्स लर्नड फ्रॉम अदर कंट्रीज। जो हमारे संविधान को बना रहे थे उन्होंने अंग्रेजों के साथ साथ दूसरे कंट्री से भी सीख लिया कि किस प्रकार से दूसरे कंट्री में संविधान चल रहा है और किस प्रकार से हमारा संविधान चलना चाहिए, वहाँ से भी उन्होंने सीख लिया। इसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। देखा जाए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि मैनी ऑफ आवर लीडर्स वेर इंस्पायर्ड बाय द आइडियल्स ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। याद कीजिए हम जब आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा रहे थे हिस्ट्री में, चैप्टर नंबर 1 आपका, हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि फ्रांस देश दुनिया का एकमात्र ऐसा पहला देश बना जिन्होंने डेमोक्रेसी को सबसे पहले हासिल किया और सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाया। तो भारत के लोगों ने सबसे पहला आइडिया किस देश से लिया, फ्रांस से लिया, और वो भी फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिया। तो वहाँ से हमको आइडिया मिल गया कि किस प्रकार से हमारा संविधान होना चाहिए, पहला आइडिया वहाँ से मिला। उसके बाद द प्रैक्टिस ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन ब्रिटेन, ब्रिटेन में किस प्रकार से सिस्टम चलता है, वहाँ पे किस प्रकार से पार्लियामेंट चलता है, वहाँ से भी हम लोगों ने सीख लिया। उसके बाद एंड द बिल ऑफ राइट्स इन द यूएस में किस प्रकार से सिस्टम चलता है, वहाँ पे एग्जांपल दिया गया आपके सामने, एक एग्जांपल के तौर पे बिल्स ऑफ राइट्स है ना, यानी कि लोगों का किस प्रकार से अलग अलग नियम कानून वहाँ पे बना हुआ है, इस प्रकार से। समझ रहे बात को? तो यहाँ से आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा कि इंडिया के लीडर जो कि अपना संविधान बना रहे थे वो अलग अलग कंट्री से भी नॉलेज ले रहे थे, आइडिया ले रहे थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और भी क्या लिखा हुआ है इसमें, आगे लिखा हुआ है कि द सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन इन रसिया, रसिया में एक रेवोल्यूशन हुआ था जिसको हम लोग कहते हैं सोशलिस्ट रेवोल्यूशन। ठीक है, वहाँ से भी है, एक बार पढ़ लेते हैं पूरा पहले। द सोशलिस्ट रेवोल्यूशन इन रसिया हैड इंस्पायर्ड मैनी इंडियंस टू थिंक ऑफ शेपिंग अ सिस्टम बेस्ड ऑन सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी। रसिया में एक रेवोल्यूशन हुआ था, एक क्रांति हुआ था, सोशलिस्ट रेवोल्यूशन उसका नाम था। वहाँ से भी इंडियन लीडर को ये समझ में आ गया कि किस प्रकार से हमारे संविधान में सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी को इस्टेब्लिश किया जाए, यानी कि अर्थशास्त्र, यानी कि आर्थिक रूप से और समाज में किस प्रकार से हर कोई आपस में इक्वल होगा और किस प्रकार से हम इस चीज़ को अपने संविधान में डाल सकते हैं, ये भी आइडिया हम लोगों को वहाँ से मिला। आगे, ऑल दीज फैक्टर्स कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द मेकिंग ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, और ये सारा कुछ फैक्टर मिला के, जो कि आपने पिछले क्लास में भी पढ़ा कि हमारे पास संविधान जब बन रहा था तो अलग अलग समस्याओं का सामना हमको करना पड़ रहा था, उनको सामने रखते हुए, उनको नज़र में रखते हुए, अंग्रेजों के तौर तरीक़ों से आइडिया लेते हुए, अलग अलग कंट्री से सीखते हुए, हम लोगों ने जो भी एक्सपीरियंस अपना गेन किया उसको हम सब ने मिल के किस में डाल दिया, अपने संविधान में डाल दिया। ठीक है, अभी तक तो आप केवल ये जान चुके हैं कि किस प्रकार से हम लोगों ने कहाँ कहाँ से आइडिया लिया, लेकिन संविधान कैसे बन रहा है ये अभी तक आपने नहीं जाना है। ये आपको मिलेगा द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। यहाँ तक कोई डाउट? तो यहाँ तक आपने मोटा मोटी ये समझ लिया होगा कि जो हमारा भारत का संविधान है वो मात्र भारत के लीडर का आइडिया नहीं है, बाकी कंट्री का भी इसमें आइडिया शामिल है ना। इसीलिए तो कहा गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को वर्ल्ड का बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है। और भारत में जिस प्रकार से हम डेमोक्रेसी को फॉलो करते हैं ना, दुनिया का कोई कंट्री डेमोक्रेसी को इस प्रकार से फॉलो नहीं करता है। जितना अधिकार हम लोग अपने कंट्री में रहने वाले लोगों को दिए हुए हैं, हमारे संविधान जितना अधिकार दिया हुआ है उतना अधिकार दुनिया के कोई भी संविधान नहीं दिया हुआ है। समझ गए बात को? चलिए, यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगले वाले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में। ये भी बहुत मज़ेदार चैप्टर है, सॉरी चैप्टर नहीं, टॉपिक है, बड़ा ही मज़ेदार टॉपिक है। इसके बारे में हम लोग अपने अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।